हेलो बच्चों, एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का। और बहुत बढ़िया बोले तो सर कौन सा, कुछ नाम वाम तो होगा ना उसका। उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। भैया सर नाम तो बड़ा डेंजरस है सर। बहुत इजी है, इजी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना इधर। ठीक है, फिर क्या टेंशन ले रहे हो, फिर करा दे तो बराबर है, एक नंबर बिल्कुल। इधर ध्यान दे, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है। ये सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, सो देख एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेता हूं, ऐसा नहीं समझाऊंगा इसको मैं। इसकी डेफिनेशन वगैरह जो है मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। इसका डेफिनेशन वैसे मैं बोलता हूँ, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। इट्स अ फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंजेस इन द करंट इन द सेम कॉइल। तो सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आ रहा, इसलिए कुछ एग्जांपल लेता हूँ, बढ़िया समझाता हूँ, इधर ध्यान दो। मान लो यार ये एक कंसीडर करो 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको बोले तो एक बैटरी लगा दी मैंने इधर को एक बैटरी लगाया, इधर को एक बैटरी लगाया 10 वोल्ट की। बोला भैया यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी इधर को लगाया, इधर को लगाया, ठीक है ना, ठीक है ना, दिख रहा है ना बड़ा अच्छे से, ओके, कि छोटा दिख रहा है, दिख रहा है क्या, राइटिंग वगैरह दिख रहा है, ओके भैया। सो ये बैटरी लगाया भैया, ठीक है यार। यहाँ पे ना एक एमीटर लगाया, यहाँ पे एक एमीटर लगाया। इस एमीटर की निडल तो अभी रेस्ट पोजिशन में है क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं रही है, क्योंकि भैया स्विच ऑफ है। तो जैसे मैं खचाक से स्विच ऑन कर दूंगा, मतलब क्लोज कर दूंगा, तो इसमें डेफिनेटली करंट फ्लो होगा। तो ये करंट कैसा फ्लो होता है ना, मैं आपको बताता हूं, एक ग्राफ से बताता हूं, मजा आएगा आपको। एक ग्राफ से बताता हूं, टाइम करंट ग्राफ। टाइम करंट ग्राफ मान लो पहले यार, एक चलो पहले कैलकुलेटेड करंट निकालो यार। V इज इक्वल टू आई आर, या V इज इक्वल टू वी आर इंडियन, अपना ओम्स लॉ, वी आर इंडियन ओम्स लॉ। सो I इक्वल्स टू V बाई आर। सो V बाई आर में 10 वोल्ट अपॉन 5 ओम इक्वल्स टू 2 एम्पियर, इक्वल्स टू 2 एम्पियर। समझ आ रही बात। यहाँ जब 2 एम्पियर करंट सर, ये तो हमने 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ा है यार, ये क्यों पढ़ा रहे, सुन ले। ये जो एमीटर है इसमें ये जो एम्पियर करंट जो है ना, वो दिखता कैसा है, बोले तो ये स्विच ऑन किया बराबर खचाक से ऐसे 2 एम्पियर नहीं होता, खचाक से ऐसे 2 एम्पियर नहीं होता। ये 2 एम्पियर अगर मान लो यहां तक होने वाला है, तो जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा ऐसा होगा, ऐसा होगा, स्विच क्लोज किया बराबर ऐसा होगा। समझ वाली बात। मतलब यार इसमें करंट 2 एम्पियर तो होगा ही यार, 10/500 तो 2 ही होता है, 10/500 तो 2 ही होता है। लेकिन ये 2 एम्पियर करंट जो है थोड़ा सा टाइम लेता है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए, मतलब 0 से लेके 2 तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। मान लो टाइम डिस्टेंस ग्राफ अगर मैं, करंट टाइम ग्राफ अगर मैं निकालता हूं, सो मान लो कि ये करंट ऐसा यहां तक लेने के लिए इतना टाइम लगा। मान लो यार 2 सेकंड लगाऊंगा, मान लो यार कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगाऊंगा। और बाद में एक बार अगर फुल करंट 2 एम्पियर तैयार हो गया, उसके बाद तो ये तो कौन सैचुरेट होने ही वाला है उसके बाद तो सैचुरेट होने ही वाला, क्योंकि 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, सैचुरेट हो गया। ओके, सैचुरेट हो गया। अब सुन ले इधर, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जादू देखो, जादू। अब सुनो, मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा इधर लिख लेता हूं, चलेगा। इधर V इक्वल्स टू आई आर, सो I इक्वल्स टू V बाई आर, सो I इक्वल्स टू 10/5, सो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ओके, सो 2 एम्पियर की स्टोरी समझ में आ गई, 2 एम्पियर की स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। इधर ध्यान देना बड़े, इधर ध्यान देना, 2 एम्पियर की स्टोरी समझ में आ गई। ओके, चलो इधर ध्यान देना। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, सुन ले इधर, सुन ले, आगे क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सुन ले। मैं इसको वायर को, ये जो वायर है समझो ना, एक प्रकार का रेजिस्टेंस ने वायर है, ये इतना लंबा वायर है, इतना लंबा वायर है। तो भैया मैं ये बोल रहा था कि अब आपने देख लिया कि स्विच ऑन करते बराबर ये करंट कैसा बढ़ा 2 एम्पियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो वायर है ना, ये वायर जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, मान लो इस वायर का मैंने क्या किया, ये वायर लिया ऐसा, और इस वायर का
ये जो वायर है, इस वायर का ना मैंने ऐसा 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 एक क्लोज कॉइल बनाया, बना सकते हो ना यार वायर का कॉइल, इस वायर का ना मैंने क्लोज कॉइल बनाया, बना देता हूं, ऐसा मान लो क्लोज कॉइल बनाया, बना दिया इसी वायर का। अब थोड़ा सा वायर छोटा है बेटा, ये थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया, कंसीडर कर लो यार, इतने समझदार तो आप हो ही। ये वायर का ना ऐसा कॉइल बना दिया। अब क्या करने वाले हैं, अब यहां पे देख मजा बहुत आने वाला है, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। अब क्या होगा, फिर से भैया स्विच, फिर से भैया स्विच जो अभी ओपन है, अभी ओपन है, और यहां पर बैटरी वही सेल अपना 10 वोल्ट का ही लेते हैं, ठीक है। अब फिर से मैंने एमीटर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब तो यार एमीटर में जीरो करंट है सर, क्या ऑब्जर्व करोगे, लेकिन अब क्या होगा देख, अब क्या होगा देख, अब जो चेंज होने वाला है वो आपको ऑब्जर्व करना है। अगर वो ऑब्जर्व कर पाए तो कोई मतलब बनता है, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देख इधर क्या होता, इधर क्या होता, 2 एम्पियर, 10/5 2 एम्पियर। लेकिन अब क्या होगा देख, ये खपच, ये खुपच, मुझे नहीं लगता तुझे समझ में आया, समझ में आया क्या मैंने क्या किया, समझ में आया क्या 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 बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नया कुछ लगा क्या इसमें जो अभी मैंने किया उसमें, पहले वाले ट्र में और अभी वाले ट्र में, फिर से देख और इधर देख, वही वायर को गोल 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 कॉइलिंग किया, और अब मैं फिर से इधर जब ऐसा करूंगा, ध्यान में तो आ गया होगा बच्चों, इतने तो समझदार हो आप लोग। क्या ध्यान में आया कि इधर सर ये जो 2 एम्पियर तक जाके करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक रुकने के लिए, मान लो 2 एम्पियर है, ये मान लो करंट की वैल्यू कितनी यहाँ पे बेटा, 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है। बट इसमें क्या हुआ, इसमें भी 2 एम्पियर से थोड़ा कम करंट फ्लो होगा, वैसे तो 2 एम्पियर से थोड़ा कम करंट फ्लो होगा, लेकिन ये मान लेते हैं कि चलो 2 एम्पियर, मैंने समझाने के लिए ये 2 एम्पियर होगा या 2 एम्पियर से कम होगा, ये भी बहुत मतलब एक अलग चीज है, ये भी आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें कि आपको आइडियल इंडक्टर की स्टोरी बताऊंगा मैं। आइडियल इंडक्टर क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस लेस होता है, वो रेजिस्टेंस ही नहीं होता, उसकी सिर्फ कॉइलिंग का ही इफेक्ट आता है, रेजिस्टेंस ही नहीं होता, मतलब वो करंट को रोकता ही नहीं, उसका रेजिस्टेंस नहीं रोकता, बट उसका इंडक्टर का जो कैपेबिलिटी इंडक्टर की करंट को रोकने की, वो उसमें आपको नजर आएगी बाद में, वो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करते, नहीं तो आप बोलेंगे सर बहुत टफ है सर, आप क्या पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा। अब बस इधर जब मैंने स्विच ऑन किया तो आपने देखा होगा 2 एम्पियर के करंट को बढ़ने को इतना 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 टाइम लगा, और बाद में वो 2 एम्पियर तक करंट जाके पहुंचा। मतलब सेकंड केस में आप देख रहे होंगे वही वायर है जिसमें करंट 2 एम्पियर पहुंचने के लिए ड्र, लेकिन यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है सर, वही तो आ रहा है सर, 5 ओम का ही तो है सर, 10/5 2 ही तो है सर, लेकिन यहाँ पे 2 जल्दी आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 जाने के लिए टाइम बहुत लग रहा है, और हो सकता है 2 से थोड़ा कम भी हो, टाइम तो ज्यादा हो सकता है यार ये 1.8 एम्पियर हो, और तो और ये भी हो सकता है कि 1.8 एम्पियर करंट, मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर तक जाने के लिए द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू हियर इज 2 सेकंड्स, बट यहाँ पे करंट की वैल्यू भी थोड़ी कम होने के चांसेस है, और तो और ये 1.8 एम्पियर करंट, आप सोच रहे हैं सर ये तो जल्दी आ जाना चाहिए, अगर 2 एम्पियर को 2 सेकंड लग रहे हैं तो 1.8 एम्पियर को तो 1.80 सेकंड लगना चाहिए। अरे भैया 2 एम्पियर को अगर 2 सेकंड लग रहे हैं, 2 एम्पियर को अगर 2 सेकंड लग रहे हैं तो 1.8 एम्पियर को तो 1.80 सेकंड लगना चाहिए, यानी कम टाइम लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। बट अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो गलत सोच रहे, उल्टा भैया यहाँ पे ये होने वाला है कि 1.8 एम्पियर तक करंट को पहुंचने के लिए हो सकता है 4 सेकंड लग जाएंगे, मतलब मान लो ये 1.8 वाला लाइन में ऐसा बनाता हूं, और यहां पर पहुंचने के लिए बेटा यहां पे जो टाइम है ना, इतना शायद लग जाएगा, शायद इतना हो सकता है 5 सेकंड्स लग जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा होगा? हाँ बेटा ऐसे ही होगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, देखो करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा, 2 एम्पियर के बदले भी कितना एम्पियर पे पहुंचा, 1.8 एम्पियर तक पहुंचा, 1.8 एम्पियर तक पहुंचा। पहले तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हुआ, लेकिन उस करंट को 1.8 एम्पियर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, इस करंट टाइम ग्राफ से दिख रहा है। मतलब क्या हुआ
कि जब इसी वायर का मैं गोल 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 वाला कॉइलिंग करता हूं तो करंट को अपोज करने की एबिलिटी इस सिस्टम की इस कंपोनेंट की ज्यादा हो गई है। ये रेजिस्टर है, ये वायर है, मतलब इसके पास रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, लेकिन उसका कॉइल अगर बनाया तो उस कॉइल के पास एक और एक्स्ट्रा एबिलिटी आ गई करंट को रोकने की। मतलब वो करंट का इंक्रीमेंट जो जल्दी होना चाहिए था फटाक से, वो फटाक से नहीं हो रहा। इट इज टेकिंग मोर टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट इज टेकिंग मोर टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट इज टेकिंग मोर टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है कॉइल वाला स्ट्रक्चर जो है वो करंट को इंक्रीज होने से रोकता है, करंट को इंक्रीज होने से रोकता है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी, इसको इंडक्टर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर रेड वाला दिख रहा है ना? इंडक्टर रेड वाला दिख रहा है ना? रेड वाला दिख रहा है क्लियर? व्हाइट तो नहीं ज्यादा स्क्रीन, बराबर है राइटिंग वगैरह? चलो ठीक है। तो ये जो इंडक्टर है ना, इस इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है करंट को रोकने की, करंट को अपोज करने की। ग्रोइंग करंट को, इंक्रीजिंग करंट को थोड़ा सा उसको इंक्रीमेंट का रेट रोकने की जो एबिलिटी होती है उसे ही बोलते हैं उसकी कौन सी प्रॉपर्टी? तो सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी है। तो भैया इंडक्टर क्या है? एक कंपोनेंट है जैसा रजिस्टर रहता है। इंडक्टेंस क्या है? तो उस इंडक्टर का अपोजिंग फैक्टर है, जैसा रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है। भैया बोला यार ये क्या है? ये क्या है? तो सर ये रेजिस्टर है। बट सर ये बट अगर मैं पूछता हूं ये क्या है? ये क्या है? तो बोलेंगे सर उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है। उसी तरीके से अगर मैं कभी पूछूं कि भैया 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 ये क्या है? ये क्या है? तो बोलेंगे सर ये क्या है? तो ये इंडक्टर है। बोलेंगे सर इतना छोटा छोटा बच्चों से क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा इसमें ना कभी भी बच्चे कुछ भी बोलते हैं। जहां पे इंडक्टर बोलना चाहिए वहां पे इंडक्टेंस बोलते हैं, जहां पे इंडक्टेंस बोलना चाहिए वहां पे इंडक्शन बोलते हैं, जहां पे इंडक्शन बोलना चाहिए वहां पे इंडक्टर बोलते, कुछ भी। इसलिए समझा रहा हूं ये क्या है? कंपोनेंट का नाम है इंडक्टर। इसके पास जो एक, जैसा ये 5 ओम है वैसा इसके पास एक होगा 5 हेनरी। इसका यूनिट है इंडक्टेंस का, जैसा रेजिस्टेंस का क्या है? 5 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। ओम। वैसे इंडक्टेंस का यूनिट किसका? किसका? इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। और ये जो इंडक्टेंस तैयार करने की एबिलिटी जो इंडक्टर के पास होती है, जो फिनोमेना तैयार होता है अपोज करने का, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? तो इंडक्शन बोलते हैं। और उसे सेल्फ इंडक्शन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते? सुनो इधर। क्योंकि हमने करंट जो फ्लो करवाया था वो काय में करवाया? इंडक्टर में फ्लो करवाया। बट इंडक्टर में करंट फ्लो करवाने से क्या हुआ कि उस इंडक्टर ने उस करंट के इंक्रीमेंट को रोक दिया, यानी उसने करंट की इंक्रीमेंट को सर्टेन इंडक्टेंस की वैल्यू से रोक दिया। मतलब उसमें एक इंडक्शन फिनोमेना तैयार हो गया। काय की वजह से तैयार हुआ? उस इंडक्टर में एक इस करंट को अपोज करने का जो फिनोमेना जो तैयार हुआ, अपोज करने का जो फिनोमेना तैयार हुआ, इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने का जो फिनोमेना तैयार हुआ, काय के कारण तैयार हुआ? उसी इंडक्टर में करंट फ्लो करने के कारण हुआ। उसी इंडक्टर में करंट फ्लो करने के कारण हुआ। उसी इंडक्टर में करंट फ्लो करने के कारण हुआ। वी ट्राई टू इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, और व्हाट दिस इंडक्टर डिड, इस इंडक्टर ने क्या कर दिया? उसी करंट को अपोज करने की कोशिश की। क्योंकि आप देख रहे हो जब स्ट्रेट वायर था तो दैट करंट वाज रीचिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकंड्स, बट व्हेन that wire is molded into coil, it takes more time to reach its maximum value. इट मींस ये जो इंडक्टर है वो अपोज ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर जितना अपोज करता था करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए, उससे ज्यादा अपोज कौन कर रहा है? तो इंडक्टर कर रहा है। और काय के कारण कर रहा है? उसी में फ्लो होने वाले करंट के कारण, उसी में फ्लो होने वाले करंट के कारण हो रहा है ये सब, उसी में फ्लो होने वाले करंट के कारण। इसका मतलब है उसी कॉइल में, यानी सेल्फ कॉइल में, मतलब सेल्फ उसी में फ्लो करंट कर रहा है। वही करंट फ्लो का जो मतलब वही जो करंट फ्लो है, उस करंट के फ्लो के कारण ही वो इंडक्टर अपने ही अंदर आने वाले करंट को अपोज कर, दैट्स व्हाई कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन फिनोमेनन। सभी देखो मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो अभी आपको मस्त समझ में आ जाएंगी। अच्छा भैया सर ये होता क्यों यार? लेकिन ये होता क्यों है? ये होता क्यों है? लेकिन वो क्यों होता है अपन मस्त आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ना इसकी डेफिनेशन सुन ले पहले क्या। सो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है, सेल्फ इंडक्शन प्रकार का क्या? फिनोमेनन है। सेल्फ इंडक्शन एक प्रकार का क्या? फिनोमेनन है यार, फिनोमेनन है। सो सेल्फ इंडक्शन प्रकार फिनोमेनन क्या? फिनोमेनन है, इट इज अ फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इसका मतलब यार करंट को अपोज करने वाला कोई तो भी अपोजिंग करंट इसमें तैयार होता होगा। इस करंट को अपोज करने वाला कोई इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर तैयार होता है, कोई अपोजिंग करंट इसके अंदर तैयार होता है, कोई अपोजिंग करंट इसके अंदर तैयार होता है, इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर तैयार होता है। इस करंट को, इस प्राइमरी करंट को अपोज करने वाला कोई इंड्यूस्ड करंट तैयार होता है।
अब इंड्यूस्ड करंट तैयार होता है, इसका मतलब इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार होता है। क्या तैयार होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार होता है। क्या तैयार होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार होता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार करने का जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सो मैं फिर से बोलूं डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन की, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल यानी अपोजिट डायरेक्शन वाला ईएमएफ, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने वाला, करंट को फ्लो करने वाला, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट अपने आप तैयार करके इस प्राइमरी करंट को अपोज करने वाला जो फिनोमेनन है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सो फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजेस इन द करंट इन द सेम कॉइल, ड्यू टू चेंजेस इन द करंट इन द सेम कॉइल। उस कॉइल में कुछ करंट चेंजेस होने वाले थे, करंट चेंजेस होने वाले थे, उस करंट चेंजेस के कारण उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार हुआ, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट तैयार हुआ, और इस इंड्यूस वाले अपोजिट करंट ने इस करंट की स्पीड को रोक दिया और उसको मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। सो फिर से बोलो, phenomenon of induced EMF in the coil, phenomenon of production of induced EMF in the coil, phenomenon of production of induced EMF in the coil, induced EMF in the coil due to changes in the current in the, due to changes in the current in the same coil, due to changes in the current in the same coil. This is what the self induction is. इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब अपन इसके पीछे का रीजन अच्छे से समझ लेते हैं कि सेल्फ इंडक्शन होता क्यों है, क्या है सब कुछ। अब यार आपको अच्छे से पता है, कोई अगर ये सर्कुलर रिंग अगर है उसमें अगर मैं करंट छोड़ दूं ऐसा, तो ऐसा तो इसके सेंटर में आपको मालूम मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। अगर ऐसा करंट फ्लो कर दूं ऐसा, तो इसके सेंटर में ऐसा क्रॉस वाला क्रॉस वाला क्रॉस वाला क्रॉस वाला क्रॉस वाला क्रॉस वाला, और इसके बाहर वाला बाहर वाला बाहर वाला बाहर वाला डॉट वाला डॉट वाला डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। तो यार ये कॉइल वैसे ही तो है, ये एक रिंग है लेकिन ये तो बहुत सारी रिंग है, बहुत सारी रिंग है, बहुत सारी रिंग है। मतलब यहाँ पे मैं साइड में निकालूंगा, बहुत सारी रिंग है, मतलब एक प्रकार का इंडक्टर, इंडक्टर है ये कॉइल जो एक प्रकार की बहुत सारी रिंग से बना हुआ है। मान लो उसपे की एक रिंग। अब जब इससे करंट फ्लो होगा, करंट अगर फ्लो होगा, करंट अगर फ्लो होगा तो इसमें भी करंट फ्लो होगा। अब इसे करंट फ्लो होगा, इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो तैयार होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बोलो यानी बी, या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो यानी फाई, इसके अंदर जो तैयार होगा उसके कारण इसके अंदर जो एक ईएमएफ तैयार होगा। क्योंकि आपको पता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, whenever magnetic flux link with the coil changes and EMF is induced in the coil, whenever magnetic flux link with the coil, whenever magnetic flux link with the coil changes and EMF is induced in the coil। सर आप तो बोल रहे सर चेंजेस, यहां पे मुझे बताओ, अगर एक कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर अगर इसमें फ्लो होता गया, कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर अगर इसमें फ्लो होता गया, तो करंट ही चेंज नहीं होगा। तो करंट की वैल्यू अगर फिक्स रहती है, करंट की वैल्यू अगर फिक्स रहती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। करंट की वैल्यू अगर फिक्स रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो फ्लक्स की वैल्यू फिक्स रहेगी, और फ्लक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई तो डिफाई बाय dt भैया कितना आएगा? डिफाई बाय dt कितना आएगा? तो डिफाई बाय dt 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 रहता है। मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। मतलब इसमें जाने वाला करंट अगर कांस्टेंट होगा, अगर फिक्स वैल्यू का होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल भी कांस्टेंट होगा। आपको मालूम है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होती है, जो सोलेनॉइड पढ़ा आपने, सोलेनॉइड पढ़ा है। अगर करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस तैयार होती है। लेकिन करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर तैयार होने वाला कांस्टेंट, तो फाई कांस्टेंट, और फाई कांस्टेंट और डिफाई बाय dt की वैल्यू कितनी? 0, बिकॉज़ फाई कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, फाई कांस्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 0। तो ईएमएफ इंड्यूस तैयार ही नहीं होगा। तो वो इंड्यूस ईएमएफ सर आप बोल रहे हैं इस करंट को अपोज करेगा बोल रहे हैं, तो अपोज करेगा कैसे सर? तैयार ही नहीं होगा। वही तो खेल है यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड का। जैसे मैं ये स्विच ऑन करता हूं, मतलब जैसे स्विच क्लोज करता हूं, तो फटाक से इसमें करंट 10/5 यानी 2 एम्पियर तक पहुंचता है। 10/5 यानी कितने एम्पियर तक पहुंचता है? 2 एम्पियर तक पहुंचता है। मतलब 2 एम्पियर तक पहुंचने के लिए उसको 0 से लेकर 2 एम्पियर तक पहुंचने के लिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9, 10, 0.9 के बाद क्या आएगा? 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसा 1.99, 2 एम्पियर। मतलब 0 से लेकर 2 तक जाने के लिए उसे बढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसी मैं स्विच क्लोज करता हूं, जैसी मैं स्विच क्लोज करता हूं, जैसी मैं स्विच क्लोज करता हूं, वैसे इंस्टेंटली करंट थोड़ी देर के लिए क्यों ना, 2 सेकंड के लिए क्यों ना, 0 से लेकर 2 सेकंड तक क्यों ना, 0 से लेकर 2 सेकंड तक क्यों ना, लेकिन ये करंट बढ़ता है, चेंज होता है, इंक्रीज होता है।
मतलब करंट थोड़ी देर के लिए इंक्रीज अगर होता है, करंट अगर थोड़ी देर तक के लिए अगर इंक्रीज होता है, थोड़ी देर के लिए अगर करंट अगर इंक्रीज होता है, तो मतलब थोड़ी देर के लिए वो करंट जब इंक्रीज हो रहा था मतलब वो चेंज हो रहा था। और अगर चेंज हो रहा था मतलब करंट अगर चेंज हो रहा था मतलब डी बाई डी टी हो रहा था, मतलब डी बाई डी टी हो रहा था तो डीबी बाई डी टी हो रहा था, डीबी बाई डी टी हो रहा था मतलब डिफाई बाई डी टी हो रहा था मतलब क्या हो रहा था, तो उसमें एक ईएमएफ तैयार हो रहा था। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अच्छा भैया ये भी समझ में आ गया सर कि वो थोड़ी देर के लिए, हाँ, और एक बार अगर करंट जैसे ही सैचुरेट हो गया, मतलब ये फिर कांस्टेंट हो गया, एक बार कांस्टेंट हो गया कि आई कांस्टेंट तो डी आई बाई डी टी जीरो, डी आई बाई डी टी जीरो तो डीबी बाई डी टी जीरो, डीबी बाई डी टी जीरो तो डी फाइव बाई डी टी जीरो, और डी फाइव बाई डी टी जीरो तो डी फाइव बाई डी टी अगर जीरो हो गया तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये इंडक्टर महाराज जो है वो मृतावस्था में चले जाएंगे, यानी वो अपना कोई ईएमएफ वगैरह उसके अंदर तैयार नहीं होगा। मतलब ये ईएमएफ इंडक्टर महाराज कब तक जागरूक रहते हैं, जब तक उसके अंदर का करंट इंक्रीज हो रहा है, उतनी समय तक जब तक उसमें करंट चेंज हो रहा, मतलब डी आई बाई डी टी हो रहा तो डीबी बाई डी टी हो रहा तो डी फाइव बाई डी टी हो रहा तो ईएमएफ हो रहा, तो ईएमएफ जीरो नहीं रहेगा, मतलब तब तक उसमें ईएमएफ तैयार होता रहेगा, तब तक वो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेनन को फॉलो करे। और वंस द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर बिकम्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा ना, करंट फ्लो हो रहा है ना, एक बार का अगर स्विच क्लोज किया तो थोड़ी देर के लिए करंट बढ़ेगा, फिर एक बार कांस्टेंट लेवल पे आ गया कि कांस्टेंट ही रहेगा, फिर तो 2 एम्पीयर का 2 एम्पीयर रहेगा, उसके बाद तो 10/5 2 से तो कभी ज्यादा आएगा नहीं, 10/5 ने 2 से तो ज्यादा आएगा नहीं, और एक बार अगर 2 हो गया कांस्टेंट कि उसके बाद ये आए अगर कांस्टेंट तो ये जीरो, उसके बाद इंडक्टर का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर के लिए इंडक्टर महाराज जागरूक होते हैं। ये समझने की छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक करंट इंक्रीज होते रहता है तब तक ही वो इंडक्टर अपना सेल्फ इंडक्शन फिनोमेनन को जो है वो आपके शो करता है, और उसके बाद इंडक्टर का वो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेनन खत्म हो जाता है। अब रही बात कि सर ये करंट पहले झटके से बढ़ता था, अब क्यों लेट बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो ईएमएफ तैयार हो रहा है वो अपोज कर रहा होगा, असिस्ट तो कर ही नहीं रहा होगा, करंट के इंक्रीमेंट को अपोज कर रहा होगा, तभी तो ज्यादा टाइम लग गया। तो ये अपोज क्यों करता है वो आपको मालूम है, आपको ऑलरेडी मैंने लेंस लॉ पढ़ाया है। आगे बात अभी पूरी स्टोरी समझ में। लेंस लॉ को मैंने क्या पढ़ाया, लेंस लॉ ने क्या पढ़ाया आपने, लेंस लॉ में क्या पढ़ाया, पहला वाला फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, व्हेनेवर magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil. Whenever magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil. सेकंड लॉ क्या था, पहला लॉ क्या बताता था कॉज, दूसरा लॉ क्या बताता था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड लॉ को बोल रहा हूं फेराडेज का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। यानी जितना ज्यादा फटाफट डी फाइव बाई डी टी होगा, जितना ज्यादा डी फाइव बाई डी टी फास्ट चेंज होगा, उतना ईएमएफ ज्यादा तैयार होगा। सो पहला लॉ क्या बताता है फेराडेज का, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड लॉ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट तीसरा लेंस लॉ क्या बताता है कि जो तैयार होने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करता है, तो वो उसी के कॉज को अपोज करता है, जिस थाली में खाया उसी को छेद किया। बोला था ना मैंने, बहुत गद्दार रहता है ये कॉइल, बहुत गद्दार रहता है, जिसने उसे तैयार किया उसी को अपोज करा। भाई किसने तैयार किया, अब ध्यान देना, किसने तैयार किया, सोच के बताना किसने तैयार किया। तो बोलेंगे सर इसके अंदर करंट फ्लो है इसलिए तैयार नहीं, एकदम अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, डोंट बी प्रोबेबल, आई वांट परफेक्ट आंसर कि इसमें करंट फ्लो है इसलिए तैयार नहीं हुआ, ये करंट फ्लो हुआ ही, लेकिन मुझे बता कांस्टेंट 2 एम्पीयर का करंट फ्लो होने से तैयार होता है क्या ईएमएफ, नहीं, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था शुरुआत के 0 to 2 सेकंड में, स्विच क्लोज किया बराबर, तो 0 to 2 सेकंड में वो इंक्रीज हो रहा था, उस इंक्रीमेंट ऑफ करंट ने उसको तैयार किया। क्योंकि आपको पता है फेराडेज का लॉ पता है, whenever there is a magnetic flux linked with the coil and EMF is induced in the coil, मैंने गलत बोला है ध्यान अगर होगा तो, whenever magnetic flux linked with the coil EMF is induced in the coil, मैंने गलत बोला है अगर आपका ध्यान होगा तो, whenever magnetic flux linked with the coil नहीं, whenever magnetic flux linked with the coil changes and EMF will be induced in the coil, मतलब चेंज होना जरूरी है। उसी तरीके से ये करंट जब तक चेंज हो रहा है तभी तक ये EMF इंड्यूस होते रहता है। मतलब यहां पे करंट के इंक्रीमेंट ने उसे तैयार किया, मतलब इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस इंड्यूस ईएमएफ का कॉज कौन है, अगर सच में देखा जाए, एक्चुअली में देखा जाए तो कौन है, तो इंक्रीमेंट इन करंट है, करंट नहीं है भैया, इंक्रीमेंट इन करंट है। सो इंक्रीमेंट इन करंट is here responsible for the production of induced EMF in this coil, in this inductor। तो बताओ इसके अंदर के इंड्यूस ईएमएफ का रीजन कौन है, तो इंक्रीमेंट इन करंट है।
तो भैया ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है किसको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ? किसको अपोज करेगा? करंट को नहीं, इंक्रीमेंट इन करंट को अपोज करेगा। इसलिए वो करंट को बढ़ने तो देता है, लेकिन बढ़ने के लिए थोड़ा सा अपोज ज्यादा करता है, धीरे धीरे बढ़ने देता है। स्लो इंक्रीमेंट इन करंट दिखा। पहला वाला जो आपने देखा होगा ये फास्ट इंक्रीमेंट इन करंट था, क्योंकि जब ये वायर था, लेकिन जब इसका कॉइल बनाया तो इसके अंदर जब सर्कुलर फॉर्म में ऐसा करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है कि सर्कुलर फॉर्म में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, सर्कुलर फॉर्म में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, और मैग्नेटिक फील्ड करंट के इंक्रीमेंट के साथ चेंज भी होगा, बिकॉज आई चेंज होगा तो डीबी बाई डी चेंज होगा तो डी फाई बाई डी चेंज होगा, और करंट अगर चेंज होगा तो इसके अंदर तैयार होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर ये बढ़ रहा तो वो भी इंक्रीज होगी, और वो इंक्रीमेंट इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या करेगा? उसी के कॉज को अपोज करेगा। इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। लेंस लॉ states that an induced EMF in the coil and induced EMF in the coil opposes the cause producing it, यानी जो कॉज उसे तैयार करता है उसी को अपोज करता है। और आपको तो एडी करंट वाला पूरा मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे आपको बहुत अच्छे से पता होगा कैसा कॉज को ही अपोज करता है करके वो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पे भैया ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा, इसलिए इस प्रकार के तैयार होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ, क्योंकि इस करंट के इंक्रीमेंट को वो रोकने की कोशिश करता है। समझ में आ रही बात? अब बोलेंगे सर ऐसा, अब सुनो एक दूसरा, आपको मजा आएगा सुन के। अगर अभी मान लो कि मैंने ये स्विच ऑन की, खटाक से ये ऊपर यहां तक ना पहुंचते ऐसे रास्ते से यहां तक पहुंचा, अभी कांस्टेंट करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब एक बार कांस्टेंट करंट हो गया तो डीबी बाई डी टी जीरो, डी फाई बाई डी टी जीरो, ई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद तो जीरो एक बार हो गया, नहीं इंडक्टर महाराज मर गए, करंट कांस्टेंट हो गया मतलब इंडक्टर महाराज मर गए। अब उसके बाद अगर मैं स्विच जो क्लोज थी अगर मैं ओपन कर दूं यानी इसको खोल दूं, सर्किट ब्रेक कर दूं, तब क्या होगा? आपको पता है यार, मैंने बटन बंद कर दी तो करंट फिर से जीरो हो जाएगा। अगर मैंने बटन बंद कर दी तो करंट फिर से जीरो हो जाएगा, मतलब ये करंट 1.8 एम्पियर पे जाके रुका, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीरो पे आ जाएगा। अब जब फिर से ये धीरे धीरे जीरो पे आएगा तो ये भी तो एक प्रकार का चेंज इन करंट है, भले ही वो डिक्रीमेंट वाला क्यों ना हो। ये भी तो एक प्रकार का चेंज इन करंट है, भले ही वो डिक्रीमेंट वाला क्यों ना हो। तो डिक्रीमेंट इन करंट भी जब होगा मतलब एक प्रकार का डी आई बाई डी टी होगा, तो डीबी बाई डी टी होगा, तो डी फाई बाई डी टी होगा, तो अगेन उसमें अगेन एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस बार भी वो इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या करेगा? उसके कॉज को अपोज करेगा। बोल जल्दी इस बार कॉज कौन है? बोल जल्दी इस बार जो ईएमएफ, जैसी मैं स्विच को मैं ये ओपन करूं मतलब सर्किट को ब्रेक कर दूं, तो ये करंट नाउ दिस करंट विल ट्राई टू रिड्यूस टू इट्स जीरो वैल्यू, विल रिड्यूस टू इट्स जीरो वैल्यू। अभी धीरे धीरे जीरो पे आ रहा, मतलब ये करंट चेंज हो रहा, भले वो डिक्रीमेंट वाला चेंज क्यों ना हो, लेकिन वो करंट कम हो रहा तो ये कम हो रहा, तो मतलब ये भी चेंज होगा, डीआई बाई डी तैयार होगा, करंट के चेंज होने से डीआई बाई डी तैयार होगा, डीबी बाई डी तैयार होगा, डी फाई बाई डी तैयार होगा, ईएमएफ तैयार होगा। बट इस बार ईएमएफ क्या करेगा? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? अगेन इट विल अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। इस बार कॉज कौन है? जल्दी बताओ। करंट का डिक्रीज होना इज द कॉज दिस टाइम करंट का डिक्रीज होना इज द कॉज। तो इस बार इसके अंदर जो ईएमएफ तैयार होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बार करंट के डिक्रीमेंट को रोकेगा, और डिक्रीमेंट को रोकेगा मतलब ये करंट की वैल्यू को जल्दी जीरो पे नहीं आने देगा, अगर यहां पे मान लो ये पहला वाला सर्किट ये वाला, इस पे अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं तो ये फटाक से 2 एम्पीयर फटाक से यहां पे आ जाएगा। स्विच मैंने जैसी मान लो कि स्विच मैंने जैसी ओपन कर खचाक तो जीरो, लेकिन यहां पर अगर मैंने स्विच अगर ओपन कर दी तो इतना टाइम लग जाएगा जीरो पे आने के। मतलब आपको समझ में आएगा सब क्या हो रहा है पे। अरे करंट का इंक्रीमेंट अगर उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करके देता है तो वो इंड्यूस ईएमएफ करंट के इंक्रीमेंट को रोकेगा, ग्रोइंग करंट को रोकेगा। इट अपोजेस द ग्रोइंग करंट। एंड अगर वो करंट जब स्विच ऑफ कर दे तो करंट मरने वाला है, करंट जीरो होने वाला है, तो उस करंट के जीरो होने को भी रोकेगा, नहीं जल्दी जीरो भी नहीं होने देगा। एंड इसके अंदर तैयार होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? तो बैक ईएमएफ का काम करता है। मतलब क्या करता है? इंक्रीजिंग करंट को भी रोकता है, जल्दी इंक्रीज नहीं होने देता, डिक्रीजिंग करंट को भी रोकता है, जल्दी जीरो पे नहीं आने देता। समझ रहे बात को? मतलब इट डिस्करेजेस द इंक्रीमेंट इन करंट, इट क्या बोल सकते हैं उसको कि डिस्करेजेस इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है? इट डिस्करेजेस द ग्रोइंग करंट एंड इट एनकरेजेस द डाइंग करंट। यानी जब करंट इसके अंदर जब बढ़ने वाला होता है तो इसके अंदर तैयार होने वाला बैक ईएमएफ, इसके अंदर तैयार होने वाला जो बैक ईएमएफ जो है, बैक ईएमएफ बोलता बिल्कुल नहीं बढ़ने दूंगा मैं तेरे को, तेरे टांग खींच लूंगा, तू ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं बढ़ने दूंगा।
और जब इसके अंदर का करंट जब इसके अंदर का करंट जब डिक्रीजिंग मोड में होता है, डिक्रीजिंग मोड में होता है, डिक्रीज यानी अगर वो रिड्यूस हो रहा है धीरे 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 स्विच ऑफ करने के बाद अगर वो कम हो रहा है तो इसके अंदर का बैक में बोलता है उसका दोस्त बन जाता है, बोलता है यार टेंशन मत ले, यार टेंशन मत ले, मैं तेरे को ना काम नहीं होने दूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा, तेरी वैल्यू ना मैं काम नहीं होने दूंगा बेटा, जल्दी तेरे को मरने नहीं दूंगा, तेरे को मैं दवाई पिला पिला के थोड़ी देर जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। और उसको बोलता है कि भैया तू धीरे 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 जीरो हो जा, जल्दी तेरे को मैं जीरो नहीं होने दूंगा इस करंट को। तो उस समय उस डिक्रीमेंट इन करंट को वो सपोर्ट देता है, उस वक्त ईबी की डायरेक्शन इधर रहेंगी यानी बैक ईएमएफ इधर के डायरेक्शन में रहेगा उस वक्त, यानी जो वो डिक्रीज हो रहा होगा करंट, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो। बट अगर ये करंट अगर मान लो अगर ये करंट अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो ये उसको रोकता है इंक्रीमेंट होने से। और अगर ये करंट मान लो कि अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको सपोर्ट करता है, जल्दी डिक्रीज नहीं होने देता। समझ में आया बिहेवियर? तो अब मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बोलूंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? So it's a phenomenon of production. It's a phenomenon of production of induced EMF in the coil. It is a phenomenon of production of induced EMF in the coil. Induced EMF in the coil due to the current, due to the changes in the current in the same coil. Due to the changes in the current in the same coil. That is called सेल्फ इंडक्शन। अब छोटी छोटी बातें इसके रिलेटेड देखो, थ्योरी तो आपको बढ़िया करा दी मैंने, अब छोटी छोटी बातें देखो। सुनो इधर सुनो भैया, बढ़िया टॉपिक है, बहुत काम है, इसकी छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, नीट वाले वगैरह सारे कुछ। तो बेटा अभी अपन क्या देख रहे थे, जो कॉइल है ना, ये कॉइल है ना, कॉइल, इस कॉइल में अगर मैं करंट आई छोड़ता हूं, तो जितना ज्यादा करंट छोड़ूंगा उतना ज्यादा उसके अंदर फ्लक्स तैयार होगा, मतलब फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आएगा, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होगा। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट तो जरूर आएगा, एल आई, फाई इक्वल टू क्या आएगा, एल आई, वेयर एल इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर सिंपली कोएफिशिएंट अगर नहीं बोलना है तो सेल्फ इंडक्टेंस, या ओनली क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो मतलब क्या कि जो कॉइल कितना बड़ा साइज का, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना लंबा कॉइल है, कितने टर्न्स है, वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि इसमें हमने करंट कितना दिया और उसमें फ्लक्स कितना तैयार होगा। करंट देने से ही फ्लक्स तैयार होता है, लेकिन ये डिपेंड भी तो करता है ना यार कि ये कॉइल छोटा सा कॉइल है या बड़ा वाला कॉइल है, उसमें भी तो डिपेंड करता है। तो उसका एक रिलेटेड क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसको बोलते हैं। ध्यान में आई बात, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस उसको बोलते हैं, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो चलो अब आगे की कहानी देख, बहुत बढ़िया सी कहानी आगे की। अब देख, फाई प्रोपोर्शनल टू अगर मैं मान लो आई लिखता हूं, या मैं फाई इज इक्वल अगर मैं एल आई लिखता हूं, नाउ वी हैव दिस ई इज इक्वल माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल माइनस डी फाई बाई डी टी। आपको पता है लेंस लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ को मिलाकर हम क्या लिखते हैं, लेंस लॉ यानी अपोजिशन वाला, एंड मैग्नीट्यूड वाला लॉ यानी फैराडे सेकंड लॉ की ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और लिंक विद द टाइम। अब यहां पर मैं ई इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई की जगह मैं लिखूंगा एल आई, फाई की जगह मैं लिखूंगा एल आई। सो ई इज इक्वल क्या आएगा, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, और मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो मैं सिंपली लिखूंगा एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब इधर देखो, अब आगे देखो, अब आगे नहीं, ये एक्चुअली यार सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इफ डी आई बाई डी टी की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं 1 एम्पियर पर सेकेंड, बराबर है कि नहीं, 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये डी आई मतलब चेंज इन करंट कितना है 1 एम्पियर, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, मतलब अगर डी आई बाई डी टी अगर मान लो कि 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाता है, मतलब करंट का रेट ऑफ चेंज जो है 1 एम्पियर पर सेकंड होता है, मतलब उससे छोड़ा जाने वाला जो करंट हमारा टाइम करंट ग्राफ जो था, याद होगा आपको, ये टाइम और ये तुम्हारा करंट, तो मान लो कि ये 2 सेकंड में 2 एम्पियर करंट फ्लो आता है, 2 सेकंड में 2 एम्पियर मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पियर, मतलब करंट का जो चेंज है वो कितना है 1 एम्पियर पर सेकंड अगर है, तो बताओ ये फार्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू बन जाएगा L। और यार इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई भैया, तो E इज इक्वल टू L ही तो होगा ना, E इज इक्वल टू L ही तो होगा ना। सो E इज इक्वल टू L हो गया, मतलब यार ये L की डेफिनेशन, ये L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो E है,
क्या बोल रहा हूं, इस एल की डेफिनेशन क्या है, ई है। मतलब किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है नहीं क्या, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है नहीं क्या, तो उसमें तैयार होने वाला बैक ईएमएफ, उसमें तैयार होने वाला। अरे भैया जैसा V इज इक्वल आई आर पढ़ते थे आप, तो R इज इक्वल क्या पढ़ते थे, V बाई आई। फिर R का यूनिट क्या था, ओम, V का क्या था, वोल्ट, और करंट का क्या था, एम्पियर। इसको मैं 1 1 1 लगाता हूं, 1 1 1 लगाता हूं, तो क्या होगा, किसी रेजिस्टर का 1 ओम रेजिस्टेंस है नहीं क्या, तो उसमें 1 वोल्ट देने पर 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो होता होगा, किसी वायर को अगर 1 वोल्ट सप्लाई देने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता होगा, तो उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उस वायर के रेजिस्टेंस को। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ स्टोरी है, देखो अगर मैं डी की वैल्यू अगर 1 कर दूं तो फिर E इक्वल टू डायरेक्ट L हो जाएगा, E इक्वल टू डायरेक्ट L हो जाएगा, और E इक्वल टू L हो जाएगा। कब होगा ये, इफ di/dt की वैल्यू अगर 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाएगी। तो इससे मैं ना एक मस्त डेफिनेशन लिख सकता हूं, क्या डेफिनेशन लिख सकता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज नथिंग बट द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल due to current changes in the coil at the rate of 1 ampere per second, due to current changes in the coil at the rate of 1 ampere per second. So when current flowing through the coil changes at the rate of 1 ampere per second, due to that current change, magnetic flux will be changed. A rate of change of magnetic flux will be equal to E, that is EMF, but that amount of EMF will be nothing but the self inductance of the coil. एने देखो यार क्या है, करंट जब किसी वायर में फ्लो करते हैं तो वायर उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, उस ऑब्स्टेकल को आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट जब किसी वायर में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, और रेजिस्टेंस यानी क्या करता है तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन को टकराते आगे निकलना पड़ता है ऑब्स्टेकल को फेस करते करते। यानी रेजिस्टर की अपनी एक स्टाइल है करंट को रोकने की, इलेक्ट्रॉन को रोकने की, बट इस इंडक्टर की कुछ अलग ही स्टाइल है करंट को रोकने की। इंडक्टर की स्टाइल क्या, इसके अंदर भला ही डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे जाएंगे वो टकराते जाएंगे ना, मतलब इसके अंदर अभी भी क्या है, रेजिस्टेंस होगा, बट इसके अलावा एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा था करंट को ग्रो करने को, एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा था, ये एक्स्ट्रा पहले तो कम समय में ही करंट बढ़ता था, लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा था वो काहे की वजह से लग रहा है, तो वो इसके अंदर के रेजिस्टर वाले नहीं, इंडक्टर वाले प्रॉपर्टी के कारण। मतलब अभी भी करंट को यानी इलेक्ट्रॉन को आगे फ्लो होने में तो रोका जाएगा वो बिकॉज ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। बट इसके करंट ये गोल घूमने से, इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट तैयार होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो ईएमएफ तैयार होगा, और वो बैक ईएमएफ और एक अलग तरीके से करंट को रोकना चालू करेगा। यानी इस रेजिस्टेंस वाले प्रॉपर्टी के अलावा इसके अंदर एक इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी भी होगी, इंडक्टर वाली भी प्रॉपर्टी होगी। तो वो जो इंडक्टर वाली प्रॉपर्टी है, वो इंडक्टर वाली प्रॉपर्टी मतलब एक प्रकार की रेजिस्टेंस जैसी होगी ना, मतलब रेजिस्टेंस भी करंट को रोकता है, इंडक्टर अपने तरीके से रोकता है। इसका कुछ स्टाइल अपना अलग है करंट को रोकने का। कैसा स्टाइल है इसका, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ऑब्स्टेकल बनना नहीं, करंट के फ्लो के कारण क्या तैयार करना, एक बैक ईएमएफ तैयार करना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण बैक ईएमएफ तैयार करना, और बैक ईएमएफ से करंट को रोकना, उसको इंक्रीज होने से रोकना, उसको ग्रो होने से रोकना, या उसको इवन जीरो होने से भी रोकना। ये जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं अपन इंडक्टेंस, या उस फिनोमेनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जो बैक ईएमएफ तैयार करने का जो फिनोमेनन है उसको बोलते हैं इंडक्शन। तो देखो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज व्हाट, self inductance of a coil is the EMF induced in the coil. Self inductance of a coil is what, the EMF induced in the coil due to the current changes in the same coil, due to the current changes in the same coil at the rate of 1 ampere per second, because इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो E is equal to L हो जाएगा। यहां तक एक बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूं, इस L का फॉर्मूला लिख रहा हूं, L is equal to E upon di/dt। से मैग्नीट्यूड में लिखता है, वो माइनस वाला जो साइड रहता है तुम्हारा, माइनस L इंटू di/dt वगैरह, वो छोड़ो, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt छोड़ो, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt छोड़ो, ऐसा लिखा। अब देखिए इस इंडक्टर का जो है ना, इस इंडक्टेंस का जो यूनिट है हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। और ये इसका होता है बेटा होल्ट, ये तो पता ही यार आपको, होल्ट इसका E का, E मतलब EMF का होल्ट, और अपॉन में क्या, एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर पर सेकंड, सब लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 1, यहां पे लिख रहा हूं 1, यहां पे लिख रहा हूं 1। अब इससे ना आप क्या कर सकते हो, 1 हेनरी इंडक्टेंस की डेफिनेशन कर सकते बड़े आराम से, 1 हेनरी इंडक्टेंस की। So inductance of a coil is said to be a 1 Henry. Inductance of a coil is said to be a 1 Henry if 1 volt EMF induced in the coil, 1 volt EMF is induced in the coil due to
due to current changes in the same coil, due to current changes in the same coil at the rate of 1 ampere per second. So inductance of a coil is said to be of 1 Henry. किसी coil का inductance 1 Henry हम तब बोलेंगे अगर उस coil में 1 volt का back EMF तैयार होता होगा, काहे के कारण? तो करंट का चेंज 1 एम्पियर पर सेकंड रखने के कारण। मतलब किसी कॉइल में अगर करंट में 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से अगर बढ़ा रहा हो या कम कर रहा हो तो उसके कारण अगर उस कॉइल में उसके कारण अगर उस कॉइल में अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ अगर इंड्यूस होता होगा, उसके कारण अगर उस कॉइल में अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होता होगा तो उस इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी ऐसी मानी जाएंगी। जैसे कि V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो ओम वोल्ट एंड एम्पियर को 111 लगा के आप करते थे डेफिनेशन 9th स्टैंडर्ड में। रजिस्टर और रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 वोल्ट potential difference is supplied to the wire and 1 ampere current is flowing through the wire। ठीक है, इस तरीके से यहां पर 1 हेनरी इंडक्टेंस जो है उसका डेफिनेशन क्या है? द इंडक्टेंस ऑफ द coil is said to be a 1 Henry if 1 volt EMF is induced due to 1 ampere per current change due to current changes of 1 ampere per second in the same coil। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस, नॉट इंडक्टेंस, थोड़ा मैंने गलत बोला। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ 1 वोल्ट EMF is induced in the coil due to the current changes at the rate of 1 ampere per second in the same coil। ये उसका डेफिनेशन। अब एक दूसरा डेफिनेशन छोटा सा, वो देखो कैसा है, एक छोटा सा देख। पावर का फार्मूला आपको बता रहा हूं। पावर का फार्मूला होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम, बराबर है, वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन का फार्मूला होगा पावर इनटू टाइम। वर्क डन को मैं DW लिखता हूं, पावर को मैं EI लिखता हूं, चलेगा? पावर इन वोल्टेज इनटू करंट, पावर इन वोल्टेज इनटू करंट इनटू DT को टाइम, मतलब टाइम को DT लिखता हूं। क्या क्या लिखा? पावर इज इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज इक्वल पावर इनटू टाइम। वर्क डन की जगह DW लिखा, पावर की जगह EI लिखा, वोल्टेज इनटू करंट यानी पावर होता है, वोल्टेज इनटू करंट यानी पावर होता है, और T की जगह DT लिखा। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये वर्क डन हो जाएगा। फिर ये E की जगह में देखो बेटा क्या लिख रहा हूं, E की जगह लिख रहा हूं L इंटू DI/dt। अभी आपको अच्छे से याद होगा E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? L इंटू DI/dt। ये फार्मूला याद रखो, बहुत न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर के। E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt, E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt, E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt। याद रखना है फार्मूला, इसके बहुत न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत न्यूमेरिकल, और इसमें ऐसी गलतियां होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगी। E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt। फिर यहां पर बेटा E की जगह तो आ गया L इंटू DI/dt, यहां पे क्या है I और यहां पे क्या है DT, तो DT कैंसिल हो गया, तो वर्क डन का मेरा फार्मूला आया L इंटू देखो क्या है? L को बाहर ले लो, L को बाहर ले लो, I DI बचा, I DI इंटीग्रेशन में बचा, मतलब वर्क डन का फार्मूला तुम्हारा आएगा, I का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है I²/2, यानी वर्क डन का मेरा फार्मूला आया हाफ L I²। सो L का फार्मूला मेरा आएगा ट्वाइस W अपॉन I²। ये फार्मूला आपको बुक में डायरेक्ट मिलेगा, इसका डेरिवेशन दिया नहीं है, इसलिए आप बहुत टेंशन में आने वाले थे कि सर कहां से आया सर ट्वाइस W अपॉन I²। अभी भी नोट्स में खोल के देख लो, सेल्फ इंडक्शन वाले नोट्स में खोल के देख लो, आखिरी में क्वेश्चन नंबर मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, बट L इज इक्वल टू ट्वाइस W अपॉन I²। ट्वाइस W, मैं क्वेश्चन नंबर बता ही देता हूं यार, नहीं तो बोलेंगे सर ये कौन से नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हो, बता देता हूं यानी आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो देखो आपने एडी करंट कर लिया होगा, मेरा एडी करंट आपने पढ़ लिया होगा, मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 65 एडी करंट के लिए, क्वेश्चन नंबर 65 एडी करंट, क्वेश्चन नंबर 65 एडी करंट। उसके बाद देखो, उसके बाद एडी करंट खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 72 सेल्फ इंडक्शन, पहले ले रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले ले रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे सीक्वेंस के हिसाब से, अदरवाइज बुक में तो पहले कुछ क्वेश्चन है मैं बाद में लेने वाला हूं। सो क्वेश्चन नंबर 72 फॉर सेल्फ इंडक्शन। इस क्वेश्चन नंबर 72 में आप देखो, पेज टर्न करो, 116 नंबर का पेज, उसमें देखो पहली ही लाइन में फार्मूला L इज इक्वल टू ट्वाइस W अपॉन I², ट्वाइस W अपॉन I²। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है, तो ये कैसा डिराइव हुआ था आपको चाहिए, लिखना होगा तो लिख लो, ये डेरिवेशन लिखना होगा तो लिख लो कि ये कैसा आया। सॉरी यहां से ये वाला नहीं, ये अलग हो गया, ये डेरिवेशन कैसा आया, तो ठीक है। तो ये फार्मूला, तो अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस का एक दूसरा भी डेफिनेशन तैयार हो गया। मतलब देखो सेल्फ इंडक्टेंस की नई डेफिनेशन में क्या करूंगा, अगर मैं करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पीयर करता हूं, करंट की वैल्यू अगर मैं 1 करता हूं यूनिट करंट, तो L का आंसर 2W आ जाएगा। अगर मैं इफ I इज इक्वल टू अगर 1 एम्पीयर करता हूं तो L का आंसर 2W आ जाएगा। तो ये भी तो एक प्रकार की डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ही है। तो सो देखो बेटा, इसमें क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस की और एक डेफिनेशन तैयार होगी, कोई सी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वर्क डन, ट्वाइस ऑफ वर्क डन in establishing the magnetic flux in the coil
associated with the 1 ampere current flowing through the same coil or associated with the unit current flowing through the same. फिर से बोल रहा हूं, self inductance of a coil is said to be is equal to numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux, in establishing the magnetic flux in the coil due to unit current flowing through the same coil. Unit current बोले तो 1 ampere current flowing through the same coil. इस तरीके से आप सेल्फ इंडक्टेंस के अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो. सबसे पहले देख बेटा क्या है डेफिनेशन, फाई प्रोपोर्शनल टू आई के ऊपर से क्या आया था, फाई इज इक्वल टू एल आई आया था, तो एल इज इक्वल टू आपने क्या किया, फाई बाई ए, इसके ऊपर से यूनिट क्या मिलेगा, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर. दूसरा डिफिनेशन आपने यहां से देखा, यहां से क्या लिखा था, एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, मतलब यहाँ पे वोल्ट अपॉन ये एम्पियर और ये सेकंड को ऊपर जाने दो, वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड का सेकंड ऊपर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये दूसरा यूनिट हो गया. और अभी तीसरा यूनिट क्या हो गया, 2W अपॉन आई. तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर. क्या होता है, सो जूल, सॉरी आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर था. सो जूल पर एम्पियर स्क्वायर, ये तीन इसके अलग अलग यूनिट इसके आप लिख सकते हो. आप देख सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस के ये तीन यूनिट आप लिख सकते हो. ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे.